एंटीकोगुलेंट्स के पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। पार्ट 1 में जैसे कि हमने देखा था कि प्लेटलेट्स कैसे अध्ययन होते हैं, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और प्लेटलेट फाइब्रिन क्लॉट बनते हैं, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 में देखते हैं कि वो जो क्लॉट बना हुआ है या फिर वो क्लॉट जो बन रहा था उसको इनहिबिट कौन कौन सी ड्रग्स करते हैं। तो बेसिकली 4 या 5 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है उसको हम कहते हैं कोक्स 1 इनहिबिटर या एस्पिरिन, जिसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन। ये जो है कोक्स 1 को इनहिबिट कर रहे होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली देखें ना, ये था क्या, एक प्लेटलेट के मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जो है वहाँ पर फॉस्फोलिपिड था, फॉस्फोलिपिड पर फॉस्फोलाइपेज A2 काम करता था, यहाँ से एराकिडोनिक एसिड बाहर निकालता था और एराकिडोनिक एसिड जो है इस पर काम करता था कोक्स 1 और ये बनाता था प्रोस्टाग्लैंडिन, पहले G2 देन प्रोस्टाग्लैंडिन H2, फिर यहाँ से मतलब प्रोस्टा जो है पूरे प्रोस्टाग्लैंडिन की फैमिलीज बनती थी, मतलब या पूरा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की एक प्रॉपर फैमिली बनती थी जिसमें से एक है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब देखें, अगर एस्पिरिन हमने दे दिया तो ये इसने क्या किया, इसको आके ब्लॉक कर दिया। कोक्स 1 इनहिबिटर है बेसिकली ये, कोक्स 1 इनहिबिटर। अब जब कोक्स 1 इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। अब जब थ्रोम्बोक्सिन एक्चुअली होते हैं हमारे बॉडी में ऐसे, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन एक बैलेंस लेवल पर होते हैं। ठीक है, जैसे ही थ्रोम्बोक्सिन A2 कम होगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट जो है डोमिनेंट हो जाएगा और प्रोस्टासाइक्लिन के इफेक्ट डोमिनेंट होना मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे काम करता है। ये देखें, जैसे ये प्लेटलेट था, ठीक है, प्लेटलेट के सेल मेम्ब्रेन पर प्रोस्टासाइक्लिन का रिसेप्टर था, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का रिसेप्टर था जो कि क्या करता था, ATP को कन्वर्ट करता था CAMP में। ठीक है, और ये CA, अब देखें ना, अगर प्रोस्टासाइक्लिन डोमिनेंट हो गया है तो क्या होगा, CAMP ज़्यादा बनेगा। जब CAMP ज़्यादा बनेगा तो ये कैल्शियम की रिलीज को कम करा देगा। अब जब कैल्शियम की रिलीज कम होगी तो कैल्शियम भी एक फैक्टर था जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को प्रमोट करता था। तो अब कैल्शियम तो कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि थ्रोम्बोक्सिन A2 अगेन कम बनेगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 जब कम बनेगा तो थ्रोम्बोक्सिन का काम था प्लेटलेट एग्रीगेशन कराना, तो ये क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कम होगा, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर हो गया। ठीक हो गया, तो ये है, मतलब इस तरीके से एस्पिरिन काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम मेनली यूज कहाँ पर करते हैं। ऑफ कोर्स ये हम यूज करते हैं कहाँ पे, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने के लिए या ओवर क्लॉटिंग जहाँ पर हो वहाँ पर क्लॉटिंग ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो हम बेसिकली 2 कंडीशन में इसको यूज करते हैं, एक तो ये सेरिब्रल इस्केमिया के पेशेंट में एंड दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में। ठीक है, अब इसके बाद ये है एक ड्रग, अब इसकी है कुछ टॉक्सिसिटीज। अब वो टॉक्सिसिटीज क्या क्या है ये देखते हैं। अब वो टॉक्सिसिटीज ये है कि सबसे पहले एस्पिरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, तो एंटीकोगुलेंट क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा, मतलब हेमोलाइसिस ज़्यादा होगा या फिर क्या कहते हैं ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कराएगा, ये ब्लीडिंग या ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देगा। ठीक है, सेकेंड काम कि एस्पिरिन सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन की फैमिली के जो मेंबर्स थे उन सब की सिंथेसिस को रोक रहा है, तो ये एक होता है उसमें ब्रोंको डायलिशन कराने वाला। ठीक है, तो ये क्या करा रहा है, अब वो तो बन नहीं रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो क्या होगा, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, ब्रोंको स्पैज्म करा देगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज नेसेसरी फॉर द GIT मूवमेंट के लिए, GIT मोटिलिटी के लिए। तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन है नहीं तो क्या होगा, GIT डिस्टर्बेंसेस, इवन सीवियर GIT ब्लीडिंग भी होगा, डिस्टर्बेंसेस। ठीक हो गया, अब एक तो ये देखें ना, एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं रेये सिंड्रोम। रेये सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि लिवर एंड ब्रेन जो है इनलार्ज हो गया होता है। रेये सिंड्रोम में क्या होता है कि फैटी एसिड एक्यूमुलेट हो गया होता है, और एस्पिरिन क्या होता है,
एस्पिरिन बेसिकली काम कर रहा होता है कि यहाँ पर फैटी एसिड ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट कर रहा होता है एस्पिरिन। ठीक है, तो अब देखिए ना, फैटी एसिड ऑक्सीडेज तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा, तो क्या होगा, फैटी एसिड एक्यूमुलेट होगा लीवर में एंड ब्रेन में, इसीलिए उस बंदे में जो है हेपाटिक इंसेफेलोपैथी, या मतलब उसमें क्या होगा, फैटी लीवर एंड मतलब जो है ब्रेन का मसला होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चार जो है इसके टॉक्सिटीज हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग, जिसका नाम है P2Y12 रिसेप्टर, जिसको हम ADP रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये देखें, ये भी क्या है, ये रिसेप्टर जो था, एक्चुअली रिसेप्टर नहीं, इसका इनहिबिटर है, जो कि इसमें आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर में, बीटर्स या एंटागोनिस्ट कह दें। नॉर्मली देखें ना, इस रिसेप्टर में बाइंड कर रहा होता है ADP। ठीक है, ये प्लेटलेट है, इसके ये रिसेप्टर है, यहाँ पर बाइंड कर रहा होता है ADP, और इसको प्लेटलेट को करा रहा होता है एक्टिवेट, और इवन ये एक्टिवेट होके प्रोस्टाग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करा रहा होता है। ठीक है, एक तरीके से ये, तो P2Y12 रिसेप्टर का अगर इनहिबिटर हम दे दें तो क्या होगा, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, और जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लेटलेट एक दूसरे के साथ अध्ययन, या मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, अध्ययन नहीं होगा, या प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होगा। तो ये तो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। अब इसके हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग है जो कि इसके इनहिबिटर्स में आ जाते हैं। तो उस ड्रग्स के नाम कुछ इस तरह से हैं, टिक्लोपिडिन, ठीक है, इसके बाद हो गया क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, ऐसे ये एक और है टिकाग्रिलोर, एंड एक और ड्रग है जिसका नाम है कैंग्रिलोर। ठीक है, तो ये है कुछ 5 एक ड्रग जो कि P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है या इनहिबिटर है इसके। अब इसके यूजेस देखें, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, जिसमें आ जाते हैं, ये देखें, टू ट्रीट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जैसे कि उसमें आ गया अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें आ जाते हैं ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली इन 2 कंडीशन में हम ये P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। इसकी भी है कुछ टॉक्सिटीज, तो ये देखें ना, P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या इनहिबिटर क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का इनहिबिटर है, तो ये भी क्या कराएगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग हो गया। सेकेंड काम ये क्या कराता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा करा देगा। ठीक है, और भी इसके टॉक्सिटीज है, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। और ये क्या कराता है, ये करा देता है ऑग्रैनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, ये करा देता है एक कंडीशन न्यूट्रोपेनिया। ठीक है, पेनिया। तो बेसिकली ये है 4-5 जो कि इसके टॉक्सिटीज हैं। ठीक है, P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसको हम कहते हैं, ओके मैं इरेज करता हूँ इसको। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंडर आ जाते हैं कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एप्सिक्जीमैब, जिसके अंडर, ओके मैं इसको ओके ब्लैक से लिखता हूँ, एप्सिक्जीमैब एंड टिरोफिबैन। ठीक है, ये 2 जो कि कॉमन एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के। अब देखिए, नॉर्मली ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर क्या करा रहा होता है, ये अगर एक प्लेटलेट था, यहाँ पर था ये, ठीक है, ये अगर इसके साथ वॉन विलीब्रैंड फैक्टर आके बाइंड करता था तो ये जाके कोलेजन के साथ मतलब जोड़ने में हेल्प करता था, जिसकी वजह से प्लेटलेट एडहियन होता था। अगर ये बाइंड होता है फाइब्रिनोजेन के साथ, ठीक है, तो ये क्या कराएगा, दूसरे प्लेटलेट्स के साथ जोड़ने में हेल्प करेगा, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन कराएगा। अब हम दे रहे हैं इसके तो इनहिबिटर या एंटागोनिस्ट, तो क्या होगा, ये दोनों काम नहीं होगा, नो प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड नो प्लेटलेट एडहियन।
नो प्लेटलेट एडिशन एंड नो प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये दोनों काम नहीं होने देगा। अब चौथा कैटेगरी ऑफ ड्रग है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है एक्चुअली CAMP को जो ब्रेक डाउन करने वाला एक नॉर्मल एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, उसका इनहिबिटर। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज का इनहिबिटर है ओके मैं ब्लू से लिखता हूँ, डाइपाइरिडामोल एक ड्रग है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज। अब देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पर एक डायग्राम ओके मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये अगर एक प्लेटलेट था, प्लेटलेट पे क्या था, एक प्रोस्टासाइक्लिन का रिसेप्टर था जो कि क्या करता था, ATP को कन्वर्ट कराता था CAMP में। और ये CAMP क्या कराता था, एक तो कैल्शियम वाला जो वेसिकल था इसकी रिलीज को इनहिबिट कराता था, और दूसरा ये क्या कराता था, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर को इनहिबिट करता था। ठीक है, इस पर एक एंजाइम था फॉस्फोडाइस्ट्रेज, वो काम करता था, ये बना देता था AMP। ठीक है, अब देखें ना, अगर हम फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर देते हैं, डाइपाइरिडामोल देते हैं, तो वो इसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CAMP ज़्यादा हो जाएगा। अब जब CAMP ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनएक्टिवेट होगा, कैल्शियम नहीं निकलेगा। जब कैल्शियम नहीं निकलेगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं बन रहा, ये रिसेप्टर भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ठीक है, इसकी वजह से डिक्रीज थ्रोम्बोक्सिन A2, उसके बाद इनहिबिशन ऑफ किसका, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर का। और ये देखें ना, पहले यहीं पे लिख देते हैं हम, इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज CAMP। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है चार। एक और ड्रग है जिसको हम कहते हैं किलोस्टाजोल कहते हैं हम। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है वो है किलोस्टाजोल। ये ड्रग भी कुछ इसी तरह से है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज के भी, जो एक बहुत बड़ी फैमिली है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, उसके टाइप 3 जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज टाइप 3, फॉस्फोडाइस्ट्रेज टाइप 3 को इनहिबिट करेगा। अगेन जब टाइप 3 इनहिबिट होगा तो CAMP ज़्यादा होगा, CAMP ज़्यादा होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बनेगा। अब जब थ्रोम्बोक्सिन और CAMP ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर भी मतलब इनहिबिट हो जाएगा या इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, सो दिस ऑल आर प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। थैंक यू।